हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मेक। हम लोग CHSL इंग्लिश का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और इस समय चल रहा है 10 मार्च का 10 मार्च का पेपर। और आज हम लोग करने जा रहे हैं शिफ्ट 4। शिफ्ट 4 का मतलब क्या हुआ कि आज 8वां सेट होगा। इसके पहले हम लोग 9 मार्च का पेपर सॉल्व किए थे, तो 9 मार्च के 4 सेट और 10 मार्च के आज चौथा सेट हो जाएगा, तो कुल मिला के 8 सेट हम लोगों के हो गए। तो जिनका आज पहला दिन है, जो आज पहली बार हमसे मुलाकात जिनकी हो रही है, तो भैया वो लोग जान लें कि इसके पहले 7 सेट CHSL के हो चुके हैं। अच्छा, CHSL के अलावा CGL के 40 सेट इसके पहले हो चुके हैं और MTS के 48 सेट हो चुके हैं। तो अगर आप CGL का पेपर देने जा रहे हैं तो पहले वो CGL वाले 40 सेट आप सॉल्व कर लीजिए। सबके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका PDF अटैच है, ठीक है। और उन 40 सेट के बाद फिर आ जाइए CHSL में। तो जब तक वो आप करेंगे तब तक मैं इसके भी 36 सेट पूरा कर दूंगा, ठीक है। तो 76 सेट आपके लिए पर्याप्त होंगे। आप चाहे CGL का पेपर दीजिए तो CGL और CHSL दोनों करिए। अगर CHSL का पेपर दे रहे हैं तो CGL का भी पेपर सॉल्व कराइए, CHSL का भी पेपर सॉल्व करिए, दोनों करिए, ठीक है। दोनों बहुत हद तक एक दूसरे के क्लोज हैं, एक ही जैसा आता है, तो आप कर डालिए, इसको पढ़ डालिए। कभी कभी तो मुझे MTS का पेपर लगता है CGL से ज़्यादा स्टैंडर्ड है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। परहेज मत करिए, SSC में करीब करीब सिमिलर पैटर्न होता है। इंग्लिश की जहाँ तक बात है तो ठीक है, इस पर थोड़ी सी कोशिश करिए, मेहनत से आप काम करते रहिए, मेहनत से लगे रहिए। मैं अपने हिस्से की कर रहा हूँ, आप अपने हिस्से के करते रहिए और यकीनन सफलता आपके हाथ में होगी। आप पक्का सफल होंगे क्योंकि मेहनत ज़ाया नहीं जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना डिस्कशन। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्या करना है इसको, इसमें कह रहे हैं कि जो ब्रैकेट में है उसको आप रिप्लेस करिए। ये कहाँ दिया हुआ है? सम एक्साइटिंग, ये दिया हुआ है ना, सम एक्साइटिंग। इसको अगर आप रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब अगर वहाँ कोई मिस्टेक है तो आप उसको रिप्लेस कर दीजिए, नहीं ज़रूरत है तो कुछ ना करिए, कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं। लिखा है आई वेटेड विद सम एक्साइटिंग टू व्यू माई सडन फाउंड सिस्टर। अचानक, मतलब बहन कहीं खो गई थी और अचानक मिल गई, तो उसको देखने के लिए मैं इंतज़ार कर रहा था। कैसे? विद सम एक्साइटिंग नहीं, विद सम एक्साइटिंग नहीं होगा, विद सम एक्साइटमेंट होगा, ठीक है ना। एडवर्ब लगाना होगा ना, यहाँ पे क्या लगाना होगा? सम एक्साइटिंग नहीं, हम आपको क्या लगाना होगा? एडवर्ब लगाना पड़ेगा, मैनर लगाना पड़ेगा। तो विद लगा हुआ है। अब चूंकि विद लगा हुआ है तो विद के साथ आप क्या यूज करते हैं? नाउन लगाते हैं ना, एडजेक्टिव नहीं लगाते हैं। तो विद के साथ नाउन लगाओगे तब बनेगा उत्सुकता पूर्वक, बड़े एक्साइटमेंट के साथ। तो क्या लगाओगे? विद सम एक्साइटमेंट। तो एक्साइटमेंट क्या है? ये है आपका विद सम एक्साइटमेंट, तो चौथा वाला लगेगा, ठीक है ना। चलते हैं आगे। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? पैसिव वॉइस बताओ किसका? मेघा सेंड्स लेटर्स। सेंड्स, बेटा देखो सेंड्स में क्या है? अब इस सेंड्स ऐसे ना देखो, आप इसको ऐसे देखो। वर्ब में क्या लगी है? एस। सेंड में यही है ना, वर्ब में एस लगा है। तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए? इज, एम या आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सेंड का सेंट हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ क्या लिखा है? लेटर्स लिखा है। लेटर्स को इधर ले जाओगे तो लेटर्स प्लूरल है, इसलिए क्या लगेगा? आर लग जाएगा। आर के बाद क्या लग जाएगा? सेंड का सेंट हो जाएगा। तो लेटर्स आर सेंट, आप ढूंढो, लेटर्स आर सेंट। तो बीइंग कहाँ लगेगा? ये तो होगा नहीं। अच्छा, लेटर्स के साथ इज लगाएंगे नहीं, ठीक है। और वर हो नहीं सकता, तो क्या होगा? एक ऑप्शन बता, आर सेंट, ठीक है, थर्ड वाला होगा। चले आगे। तो अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अरेंजमेंट है, ठीक है। आगे अरेंजमेंट, चलिए लगाइए भैया अरेंजमेंट। तो इसमें देखिए यहाँ PQRS दे दिया ना, तो PQRS फिट करो। पहले पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है। लिखा रिलेटिवली वार्म टेम्परेचर। रिलेटिवली वार्म टेम्परेचर का मतलब क्या हो? उसकी तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा गर्म टेम्परेचर। एंड रिट्रीडिंग ग्लेशियर्स। रिट्रीडिंग ग्लेशियर्स मतलब पीछे हटता हुआ ग्लेशियर, मतलब घटता हुआ, गलता हुआ, पिघलता हुआ, ठीक है। तो जब गर्म टेम्परेचर होगा तो ग्लेशियर क्या होंगे? वो गलेंगे, पिघलेंगे, ये बात दे दी। आगे लिखा है आफ्टर द इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ ग्लेशियल कंडीशंस। इन्होंने कहा आफ्टर द इनिशियल डेवलपमेंट था ग्लेशियल कंडीशंस की, उसके बाद, मतलब जब ग्लेशियर्स बन गए, ग्लेशियर्स बनने की जो कंडीशन थी शुरुआत, तो जो बन गए, हो गया, उसके बाद अर्थ सिस्टम। तो अर्थ के बाद सिस्टम लगाओगे। जो अर्थ सिस्टम था ना, वो क्या हो गया? अल्टर्ड, वो चेंज हो गया, अल्टरनेटेड बिटवीन टू मोड, ठीक है।
मतलब ये हुआ कि जब धरती की उत्पत्ति हुई, जब धरती बनी, धरती बनने के बाद ग्लेशियर बनने जैसा कुछ वहाँ पे कंडीशन बनी। उसके बाद जब ग्लेशियर बनने वाली कंडीशन बन चुकी थी, उसके बाद अर्थ ने दो मोड अल्टरनेट किए हैं, दो मोड अल्टरनेट किए हैं। एक मोड कौन था? वन ऑफ कोल्ड टेम्परेचर, एक कोल्ड टेम्परेचर का था जिसमें, और दूसरा क्या था? कोल्ड टेम्परेचर में क्या होगा? ग्रोइंग ग्लेशियर। और दूसरा क्या था? दूसरा था रिलेटिवली वार्म टेम्परेचर जिसमें ग्लेशियर पिघल रहे थे। तो ये तो लग गया काम। पहले क्या लगाओगे? क्यू। क्यू से स्टार्ट होने वाले दो हैं, ठीक है। चलिए जरा, स्टार्टर हमारा क्यू है, तो क्यू से स्टार्ट होने वाले दो हैं, एक के एंड में एस है, एक के एंड में पी है। तो ये वाला तो लगेगा नहीं, एंड द अदर ऑफ लगाया तो एंड हो नहीं सकता, एंड नहीं हो सकता, यानी एस से एंड नहीं हो सकता, तो ये लगेगा नहीं। अब आपके पास एक ऑप्शन बचा है, ये वाला लगा लो, ठीक है ना, क्योंकि क्यू के अलावा किसी से शुरू नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। ये जो सिस्टम है किसके साथ का? अर्थ सिस्टम है, होगा नहीं। और रिलेटिवली वार्म क्या हुआ कि इसके कंपैरिजन किससे किया जा रहा है? एस वाले से कंपैरिजन किया जा रहा है। आपके पास 4 को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं है। तो अब क्रॉस चेक करना चाहते हो तो आप लोग कर लीजिएगा, मेरा काम हो गया है, फिलहाल मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब आओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? आपको एंटोनिम बताना है, किसका? डेलिंक्वेंसी का। डेलिंक्वेंसी, ठीक है ना। तो डेलिंक्वेंसी का मतलब क्या होता है भाई? डेलिंक्वेंसी का मतलब होता है कोई त्रुटि या कोई कमी। क्या होता है? कोई फॉल्ट होती है, कोई त्रुटि होती है या कोई कमी होती है, ठीक है ना। ये कमी, फॉल्ट या कमी, यही तो कहते हो ना जी, उसमें कोई कमी है, मतलब क्या हुआ? कोई दोष है। अच्छा, अब यहाँ जाओ, टार्डीनेस। टार्डीनेस का मतलब क्या होता है? आलस से होता है, लेजीनेस होता है, ठीक है। तो इसका तो कोई लेना देना नहीं। अब नेग्लेक्ट का तो कोई मतलब यहाँ नहीं है। डिफ़ॉल्ट का मतलब भी वही होता है, डिफ़ॉल्ट फॉल्ट एक ही चीज़ है, वो भी नहीं होगा। अगर डिफ़ॉल्ट होगा तो फिर वो भी आ जाएगा। अच्छा नहीं, डिफ़ॉल्ट और डेलिंक्वेंसी तो क्वेश्चन। अब आ गया फुलफिलमेंट। फुलफिलमेंट का मतलब क्या हुआ? पूर्ड। अच्छा ये बताओ, यहाँ क्या बता रहा है? डेलिंक्वेंसी में क्या बता रहे हैं? कमी। और फुलफिलमेंट कह रहे हैं पूर्णता। तो कमी का अपोजिट क्या हो गया? पूर्णता हो गया। तो चौथा वाला ऑप्शन ले लो, ठीक। बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। फिर से एंटोनिम बताना है। किसका बताना है? वेन का बताना है। वेन का मतलब जानते हो? जब कोई चीज़ कमज़ोर होती जाती है, दुबली होती जाती है, कुछ घटता जाता है, तो आप ऐसे कह सकते हो इसको। एक होता है ना लेस, अरे यार गड़बड़ हो गया, ऐसे देखिए, LESS। लेस मतलब होता है कम, EN लगा दोगे तो वर्ब हो जाएगी, लेसन। तो लेसन मतलब क्या होता है? कम होना, घटना। या आप ये वीक होता है कमज़ोर, वीकेंड का मतलब होता है कमज़ोर होते जाना, घटते जाना, इस तरह से आएगा। तो डिमिनिश का मतलब सेम हो जाएगा। तो डिमिनिश क्या हो गया? सिमिलर, कोई चीज़ कम होना, घटना। तो ये तो होगा नहीं, साइनोनिम होता तो यही लगता। इंटेंसीफाई का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को जब हम इंटेंसीफाई करते हैं तो उसको बढ़ा देते हैं, उसको क्या कहते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। तो ये हमको एंटोनिम मिल गया, ठीक है, इंक्रीज। ये रहा आपका आंसर। और इवेंट्स, ठीक है ना। तो इवेंट्स का क्या मतलब होता है? देखिए, इस इवेंट्स का मतलब होता है डिसअपीयर, गायब हो जाना, ठीक है। ये रहा आपका डिसअपीयर, मतलब गायब हो जाना। और कंट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? सिकुड़ना, छोटा होते जाना। तो ये क्या हो जाएगा? ये साइनोनिम में हो जाएगा, इसका कोई लेना देना नहीं। आंसर आपका कौन सा हो गया? 2 वाला हो गया। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? फिर से रीअरेंज करो। यहाँ लिखा है फ्लिक थ्रू द। फ्लिक का मतलब क्या होता है? एक फ्लिक होता है, तो फ्लिक थ्रू द। आगे लिखा है इमेज गैलरी ऑन योर फोन आर लास्ट फॉरवर्ड। फिर लिखा है विद लिटिल आर नो एफर्ट ऑन योर पार्ट। फिर लिखा है हाउ द ब्रीफली प्रेजेंटेड इमेजेस ट्रिगर मेमोरीज। आगे लिखा है थ्रू अ प्रीवियसली वॉच्ड मूवी एंड नोटिस। तो हम पहले इसमें क्या करेंगे? स्टार्टिंग और एंड चेक करेंगे, ठीक। स्टार्टिंग देख लेते हैं हम लोग, किससे शुरू हो सकता है, किससे नहीं शुरू होता है। तो फ्लिक थ्रू द इमेज गैलरी ऑन योर फोन, ये स्टार्ट कर सकता है, मतलब इसके बाद हम पी लगा सकते हैं। अभी और चेक कर लो। फ्लिक थ्रू द विद लिटिल, थ्रू द विद ऐसे क्या होगा? तो ये नहीं लग पाएगा स्टार्टिंग में। फ्लिक थ्रू द हाउ के पहले द लगता है क्या कभी? ये नहीं लगेगा।
फ्लिक थ्रू द थ्रू ये कैसे हो सकता, नहीं होगा। तो मतलब एक हुआ कि हमें पी से स्टार्टिंग लेनी है, पी से स्टार्टिंग 1 2 3 हो गई पी से स्टार्टिंग। चलो अब आ जाते हैं, देखें एंड किससे हो सकता है। तो इनके एंड में क्या दिया हुआ, एक के एंड में एस दिया हुआ है, तो एंड नोटिस, एंड नोटिस से तो भैया एंड नहीं हो पाएगा, क्योंकि एंड नोटिस के आगे और भी कुछ होना चाहिए। मतलब ये वाला तो गया काम से, ये वाला पहले ही चला गया था। तो इन दोनों के लास्ट में क्यू है, दोनों के स्टार्टिंग में पी है। अब आपके पास जो झाम फंस रहा है वो है कि एस आर होगा या आर एस होगा। ठीक, यहाँ आके मामला फंसा, एस आर होगा या आर एस होगा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। तो आर एस तो हो नहीं पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आर एस के बाद आप क्यू फिट नहीं कर पाओगे। आप देख लो, मैं आपको खुद ही दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आप आर एस कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे ये है आर एस कर रहे हो, तो आर क्या है, आर के लास्ट में देखिए हाउ द ब्रीफली प्रेजेंटेड इमेजेस ट्रिगर्स मेमोरीज, ट्रिगर मेमोरीज। आर के बाद क्या लगा दो आप, एस लगा, आर के बाद आपको क्या लगाना है, एस लगाना है। थ्रू द मेमोरीज यहाँ लिखा है ना प्रेजेंटेड, यहाँ ये, उसके बाद अब ये एस लगाओ, थ्रू अ प्रीवियसली वाच मूवी एंड नोटिस, एंड नोटिस के बाद एंड नोटिस विद लिटिल आर नो एफर्ट, तो ये तो बनेगा ही नहीं, काम ही नहीं हो पाएगा इससे। फिर आपको क्या करेंगे, तो इसके बाद आप एस आर लगा के देखिए जरा, एस आर पी एस पहले लगाइए, उसके बाद आर लगाइए। अब देखिए तो पहले आपका आया पी, पी के बाद एस, पी में क्या लिखा हुआ है, इमेज लिखा है, फ्लिक थ्रू द इमेज गैलरी ऑन योर फोन और फास्ट फॉरवर्ड थ्रू, क्या लिखा है, और फास्ट फॉरवर्ड थ्रू अ प्रीवियसली वॉच्ड मूवी एंड नोटिस, एंड नोटिस के बाद नोटिस करो। अब एंड नोटिस की कैसे, हाउ द ब्रीफली प्रेजेंटेड, हाँ एस के बाद आर फिट हो रहा है, तो कौन सा होगा, बी। ठीक है, दूसरा वाला, बड़ा झाम लगा दिया इसने, मतलब पुरानी कोई ट्रिक काम नहीं की। अच्छा चलो आगे चलते हैं 7 नंबर पे। 7 में फिर वही अरेंजमेंट ABCD की है। तो इसमें देखो ये वाला पहले होगा और ये वाला लास्ट में होगा, ये बात 100% श्योर है। आपको बीच में सेंटेंस फिट करना है। चलिए लगाइए बीच के सेंटेंस कैसे लगेंगे। ठीक, आइए पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए क्लियर, अरे क्लियर हो जाओ। यहाँ लिखा कि आई क्लेंच्ड माई जा एंड ग्ली, इन ग्ली, क्लेंच्ड माई जा मतलब खूब किचकिचाए कस के, आई क्लेंच्ड माई जा इन ग्ली। उसके बाद कह रहे हैं कि आई शुक माई कंपेनियंस अवेक, मैंने हिला के अपने साथियों को जगाया। फिर लिखा बट इट वॉज नॉट अ टाइम फॉर कामनेस, ये शांत बैठे रहने का समय नहीं है। इसके पहले बट लगा हुआ देखिएगा, किसी बात के विरोध में जाएगा। When they saw my face, जब उन लोगों ने मेरा चेहरा देखा तो they feared I would gone mad, सब लोगों को ये लग रहा है कि मैं पागल हो गया हूँ। तो ये अब क्या होगा, जब ये लोगों को जगाए होंगे तभी तो लोगों ने इनका चेहरा देखा होगा कि मैं, इनको लगा होगा मैं पागल हो गया हूँ। उसके बाद कह रहे हैं आई न्यू व्हाट आई मस्ट डू, मुझे पता था अब मुझे क्या करना चाहिए। उसके बाद क्या होगा, आई टोल्ड देम माई प्लान, मैंने उन लोगों को अपना प्लान बताया। तो जब वो लोग जाग गए होंगे उसके बाद ही तो प्लान बताओगे। तो अब इनका शुरू से काम क्या करना होगा, शुरू से काम ये होगा कि इनको बहुत गुस्सा आई। ठीक, बहुत गुस्सा आई। गुस्सा आने के बाद अब क्या कहेंगे, मुझे पता था कि मुझे क्या करना चाहिए। पहले ये कहेंगे कि मुझे पता था मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना चाहिए शुरू होता है इनका काम। पहला ये हो गया, काम शुरू करेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, उन्होंने हिला के अपने दोस्तों को जगाया, 2 हो गया। ठीक है, अब 2 काम हो गया। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद करोगे जब वो लोग जागे तो देखिए कि इनका चेहरा गुस्से से एकदम लाल हुआ तो ये तीसरा नंबर पे हो गया। उसके बाद अब आएगा बट। ठीक है, लेकिन ये शांत रहने का समय नहीं था, तो आ जाएगा कौन सा लास्ट में, ये चौथा वाला। और आगे कह देंगे आई टोल्ड देम माई प्लान, फिर मैंने उनको अपना प्लान बताया। तो ये आया आपका कौन सा वाला, थर्ड वाला। आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, आपको एरर पता करनी है। लिखा है व्हेन शी फील्स लो, जब वो क्या अपने आप को लो फील करती है, मतलब जब वो डिसअपॉइंटेड होती है, डिस्करेज होती है, जब होपलेस होती है, तो शी राइट्स वेरी केयरफुल। तो राइट क्या है, राइट वर्ब है और ये लिखने का ढंग है, मैनर होगा तो केयरफुली होगा। तो शी राइट्स वेरी केयरफुली, क्या लगाओगे, हाँ। तो गलती कहाँ पर है, ये वेरी केयरफुल, ये वाला गलत है। अब पहला वाला आंसर होना चाहिए। ठीक है, आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक,
तो 9 में क्या है, 9 में आपको बताना है ये इडियम की मीनिंग। तो डेड रिंगर, डेड रिंगर क्या होता है बताओ। डेड रिंगर का मतलब होता है एक एग्जैक्ट डुप्लीकेट, मतलब एकदम हू बहू जो डुप्लीकेट होता है उसको कहते हैं डेड रिंगर। ठीक, आगे आ जाओ, इसमें ज़्यादा कुछ समझाना नहीं था, सीधी मीनिंग का मैटर है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे, 9 तो है ही, ये क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। 10 में क्या है, एंटोनीम बताना है। किसका एंटोनीम है, रिलेंटलेस का बताना है। तो रिलेंटलेस, देखो रिलेंटलेस का 2 मतलब होता है, अब पता नहीं किस वाले मतलब का एंटोनीम आपको मिलेगा, मैं दोनों बता दे रहा हूँ। एक रिलेंटलेस का मतलब होता है बिना रुके, और एक होता है क्रूएल, मतलब अनकाइंड। तो ये लिख दूँ क्रूएल, एक हो गया निर्दयी जिसके अंदर दया नहीं होती है, और एक होता है बिना रुके। ये कुछ गड़बड़ हो गया तो मैं इसको फिर से लिखना पड़ेगा। रिलेंटलेस का एक मतलब होगा क्रूएल, और दूसरा मतलब होता है बिना रुके, निरंतर, रेगुलर कह सकते हो। रिलेंटलेस मतलब बिना रुके, विदाउट स्टॉपिंग, नॉन स्टॉप ऐसे कह सकते हो, नॉन स्टॉप, ये हो गया। तो इसका एंटोनिम देखो किसका मिल जाता है भाई, अगर काइंड मिल गया तो वो हो जाएगा, नहीं तो कांस्टेंट मिल जाएगा तो साइनोनिम हो जाएगा। रुक रुक कर होगा तो वही एंटोनिम हो जाएगा। कांस्टेंट क्या हो गया, ये साइनोनिम हो गया बिना रुके। परसिस्टेंट क्या होगा, ये भी साइनोनिम हो गया लगातार। अनबेटिंग का मतलब क्या हुआ, जिसको बेट ना किया गया हो, मतलब जिसको कम ना, अबेट होता है ना एक वर्ड, ABAT, जिसको कम ना किया गया हो, जिसको शांत ना किया गया हो, तो ये कोई लेना देना ही नहीं है। इंटरमिटेंट का मतलब क्या होता है, रुक रुक कर। ठीक है, इंटरमिटेंट का मतलब क्या हुआ, रुक रुक कर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यही हो गया निरंतर का अपोजिट। तो इस वाले सेंस में जो नॉन स्टॉप वाला सेंस था उसी का एंटोनिम दे दिया इन्होंने, इंटरमिटेंट। ठीक, और क्रूएल वाले का नहीं दिया, तो ठीक कोई बात नहीं, हमको एक मीनिंग चाहिए थी, मिल गई। अब आ जाओ 11 नंबर पे। 11 नंबर में क्या करना है, फिर इडियम फ्रेज है, इसके मतलब बताओ। फॉर ओल्ड टाइम्स सेक, फॉर ओल्ड टाइम सेक। अब ये बताओ, बुढ़ापे की खातिर या बचपन की खातिर। ओल्ड टाइम, एक ओल्ड एज आएगा, बुढ़ापा आएगा तब होगा। एक ओल्ड टाइम का मतलब जो बचपन में बिता चुके हो वो। तो कह रहे हैं बचपन की खातिर, ओल्ड टाइम की खातिर। तो क्या मतलब आएगा इसमें, डेलिबरेटली स्टॉप समवन, ना बिकॉज ऑफ सेंटिमेंटल मेमोरीज ऑफ द पास्ट, ये हो सकता है। आगे लिखा टू बी फ्रेंड विद एन ओल्ड पर्सन, बिल्कुल नहीं, ये नहीं होगा। ये लिखा है टू कंसीडर द ऑप्शन, ये नहीं होगा, ये बचपन वाले के लिए लगता है जो समय बीत गया है उसकी खातिर। ठीक, आगे आ जाओ 12 पे। ठीक, तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है फिलर का, पढ़ो जरा। इन सम प्लेसेज, कुछ कुछ जगहों पे रोड्स वर स्टिल अनफिनिश्ड, कुछ कुछ जगहों पर सड़कें अभी भी अनफिनिश्ड थी, मतलब मरम्मत शुरू तो हुई थी लेकिन बनके तैयार नहीं थी। आगे लिखा एज वर सेवरल एरियाज, कुछ ऐसी एरियाज हैं जहां फुटबॉल फैंस आर एक्सपेक्टेड टू, तो जहां फुटबॉल फैंस क्या होने वाले हैं, एक्सपेक्टेड टू, यहाँ लिखोगे इकट्ठा होना। अब इकट्ठा होना, ये लिख दिया मैंने, इकट्ठा होना। अब इकट्ठा होने के लिए क्या लगाओगे, कलम्प होता है इकट्ठा होना, लेकिन पेड़ों के लिए यूज किया जाता है, किसके लिए, ट्रीज के लिए लगाया जाता है, तो ये नहीं लगेगा। डिज़ोल्व का मतलब घुल जाना, वहाँ पे खिलाड़ी घुलेंगे नहीं। चलो, कांग्रीगेट का मतलब क्या होता है, कांग्रीगेट होता है जागरण वगैरह के लिए यूज किया जाता है, जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, संगम। हाँ, तो ये कांग्रीगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कांग्रीगेट कर देंगे। अनरेवल, तो पहले ज़रा लिखो रेवल क्या होता है। रेवल मतलब होता है ना सुलझाना, कोई पहेली है, कोई दिक्कत है तो कॉम्प्लिकेशन को रेवल कर देना, मतलब उसको सुलझा देना। अनरेवल का मतलब क्या हो गया, उलझा देना, समझ गए। तो ये फिलहाल लगने वाला नहीं, कांग्रीगेट हो जाएगा। आओ क्वेश्चन नंबर 13 में अपने। तो ये आपका 13 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें साइनोनिम बताना है किसका, एसेंट्रिक का। हद हो गई भगवान, कितना एसेंट्रिक आएगा। अभी पिछले वाले सेट में भी एसेंट्रिक आया था, उसके पहले भी एसेंट्रिक आया था, पता नहीं कितना बार एसेंट्रिक पूछेंगे ये लोग। ठीक, तो एसेंट्रिक का मतलब मैं बता दिया था ना, एसेंट्रिक क्या होता है, सन की टाइप का आदमी होता है। वॉन्टेड, वॉन्टेड ये वाला वांटेड WAN वाला नहीं, WON वाला है। तो वॉन्टेड मतलब होता है हमेशा का, फॉर एवर, परमानेंट के लिए जो होता है उसके लिए यूज किया जाता है वॉन्टेड। ठीक है, फेमिलियर मतलब परिचित होता है। एडियोसिंक्रेटिक होता है, एडियोसिंक्रेटिक भी सन की होता है। अब मिल गया ना आपको सन की, हाँ बराबर बराबर बिरादरी वाले मिल गए, ले लो, तीसरा नंबर वाला आंसर होगा। ठीक है, गार्डन बताने की ज़रूरत नहीं है। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 में। तो 14 में इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ, किसकी स्पेलिंग
इनकरेक्ट है। ठीक, तो रोप्स ये तो गलत है भाई, देखते ही लग गया, ये वर्ड इस तरह का तो कोई देखा नहीं है। एक वर्ड होता है रैप्स, हो सकता है या तो रोप हो WRPES हो, या तो WRAPES हो, ये हो गया रैप। ठीक है, तो ये फिलहाल गलत हो गया। तो मतलब क्या हुआ, आंसर आपका पहला वाला होगा, क्योंकि कन्विंस की स्पेलिंग एकदम ठीक है, रबर की एकदम से ठीक है, डेलेबल की एकदम से ठीक है। डेलेबल का मतलब जिसको मिटाया जा सकता है, तीसरा वाला। तो जिनकी स्पेलिंग सही है वो हमारा आंसर हो नहीं सकते हैं, यही पहली वाली गलत है, इसी की यही आंसर होगा। अच्छा, अगर उसकी मीनिंग ना पता हो या आपको उसकी स्पेलिंग ना पता हो तब आप कैसे करेंगे? देखिए, जैसे 3 ऑप्शन दिया हुआ है, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। कन्विंस की स्पेलिंग आपको पता है तो ये आंसर नहीं होगा, अगर सही है। अगर आपको पता, रबर की स्पेलिंग यही है, आपको पता ही है, ये सही है, तो आंसर नहीं होगा। डेलेबल का भी आपको पता है, जिसको डिलीट नहीं किया जा सकता। जब आपको पता है कि तीनों की स्पेलिंग सही है, ठीक, तीनों की सही है, तो इसको छोड़ के यही वाला लगा दो, और क्या करना है। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 में क्या करना है बताओ, जिसमें कोई स्पेलिंग एरर ना हो। तो एक दिया है मैरिनेट। मैरिनेट क्या करना है, पहले इसका मतलब समझो। मैरिनेट मतलब होता है जैसे वो कोई चीज़ हो जिसको खटाई वगैरह में या सिरके वगैरह में रखा जाता है कुछ दिन तक, उसको कहते हैं मैरिनेट कर देना। ठीक है, मैरिनेट योर प्रोटीन, तो ये प्रोटीन तो गलत है। अहेड ऑफ टाइम, ये अहेड सही है, तो फिलहाल ये तो गलत हो गया। अब यहाँ पे मैरिनेट सही है, प्रोटीन भी सही है, अहेड गलत है। यहाँ पे ई जो लगा दिया, अहेड की स्पेलिंग गलत हो गई, तो ये भी गए काम से। यहाँ मैरिनेट की गलत हो गई, जो डबल टी लगा दिया है। अब आ जाओ, ये मैरिनेट MARINAT ये भी सही है, प्रोटीन PROTIEN होता है, ये भी सही है, अहेड भी सही है। तो ये चौथा वाला है जो जिसमें सब सही है। ठीक है, प्रोटीन की स्पेलिंग जो होती है इसमें PROT होगा, उसके बाद जानते पहले ई होगा, बाद में आई होता है, ध्यान रखिएगा। IE नहीं होता, EI होता है। क्लियर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पे भैया। तो 16 में क्वेश्चन क्या करना है आपको, इम्प्रूवमेंट बताना। अगर यहाँ पे कोई गड़बड़ी है तो इम्प्रूव करो। लिखा है अ क्लॉथ मर्चेंट हैड बीन, एक कपड़े का व्यापारी हैज़ बीन स्टैब्ड इन ब्रॉडर डेलाइट ओवर अ रुपी। 1 रुपए की बात पर एक कपड़े के व्यापारी को दिन दहाड़े छोरा भोंक कर मार दिया। हद होती है यार। स्टैब्ड मतलब होता कोई चीज़ पेट में भोंक कर मारना। इन ब्रॉडर डेलाइट, भैया देखो ये ब्रॉडर डेलाइट नहीं होता, इन ब्रॉड डेलाइट क्या होता है, ब्रॉड डे लाइट होता है, मतलब दिन दहाड़े। तो स्टैब्ड इन ब्रॉड डेलाइट, तो स्टैब्ड इन ब्रॉड ये वाला होगा ना, स्टैब्ड इन ब्रॉड डेलाइट, पास्ट में होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ हैज बीन है तो थर्ड फॉर्म लगेगी कि नहीं लगेगी, ये दोनों तो गलत हो जाएंगे। स्टैब्ड लगना चाहिए था, स्टैब्ड इन ब्रॉड, ये स्टैब्ड था तो इसके यहाँ ब्रॉडर डेलाइट लगा है, वो होगा ब्रॉड डेलाइट। 17 में आ जाओ। ठीक, तो 17 में क्या करना है आपको, खाली जगह भरना है। खाली जगह में क्या है, हैव यू एवर वंडर्ड, क्या आपने कभी सोचा, ये सोचने वाला, हैव यू एवर वंडर्ड, क्या आपने कभी सोचा है कि हाउ दिस मशीन, तो मशीन क्या करती है यार, वर्क करती है, सीधे सीधे लगा वर्क। हाउ दिस मशीन रीड्स होगा नहीं, वर्क्स होगा, यस। ब्रिंग्स होगा नहीं, क्लब्स होगा नहीं, हाउ दिस मशीन वर्क्स होगा। ठीक है, दूसरा वाला लगाओ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 में क्या करना है आपको, इनडायरेक्ट बनाना है। किसका बनाना है, लिखा द सर्जन सेज, यहाँ देखना ध्यान रखा है, सेज से में एस लगा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट होगा। तो एक तो ये गए काम से। ठीक है, दूसरा वाला इनकी कहानी ख़त्म हो गई। दैट से सब में लगा हुआ यू है, यू किससे कहा होगा, यू में सब के लिए आई लगा रखा, तो ये सब में एक यू, यहाँ पे यू का यू रखा, ये या नहीं होगा, यू बदलना पड़ेगा। 2 हो गए काम से। अब यहाँ लिखा शुड गेट, तो शुड का शुड ही होगा। ठीक है ना, शुड को बदलना नहीं है, शुड का शुड ही होगा। शुड के साथ गेट लगा है तो यहाँ पे हैव नहीं होगा, शुड हैव तो फिलहाल नहीं होना चाहिए। क्लियर। तो तीसरा वाला भी गलत हो गया। अब कौन सा होगा, फर्स्ट वाला। क्लियर। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 में क्या है, इनडायरेक्ट बनाना है। देखिए लिखा है द काउंसलर सेड दैट। अच्छा, इम्प्रूवमेंट की बात है और कह रहे हैं कि जो ब्रैकेट में किया हुआ है इसमें अगर कोई गलती हो तो उसको आप इम्प्रूव करो, ये इनडायरेक्ट नहीं बनाना है बेटा। ठीक है, लिखा है द काउंसलर, उसके बाद सेड से क्या कर दिया है, ब्रैकेट में कर दिया है और यहाँ तक ब्रैकेट लगा हुआ है।
काउंसलर सेड दैट, आगे लिखा, ये लिखा सेड दैट, आगे लिखा वी प्लान टू मेक द स्टेट अ सेफर प्लेस फॉर एवरीवन। एवरीवन में कोई गलती नहीं है, ठीक है। अब इसमें आप एरर निकाल के दिखाओ जरा हमको। एरर जानते क्या होता है? जब हम डायरेक्ट में यूज करते हैं द काउंसलर सेड लिखते हैं, देख ठीक, द काउंसलर सेड, उसके बाद जब डायरेक्ट में दैट थोड़े लगता है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने लगते हैं दैट तो तब यूज करते हैं, अभी तो नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो यही गलती है, जिसमें लिखा होगा द काउंसलर सेड दैट नहीं लिखा होगा वही हमारा आंसर होगा। तो द काउंसलर से नहीं लिखा जाएगा, सेड से उठाओ, सेड के बाद इन्वर्टेड कामा सीधे लगा दो। कहाँ पे आएगा? यहाँ देखो लिखा है सेड के बाद सीधे इन्वर्टेड, वी प्लान टू मेक द स्टेट अ सेफर प्लेस फॉर, ये हो गया। यहाँ लिखा वी प्लान टू मेक द स्टेट अ सेफेस्ट प्लेस फॉर, ठीक है। तो अब इन दोनों में से क्या होगा, सेफर प्लेस या सेफेस्ट प्लेस? यहाँ लिखा है यहाँ पे सेट दैट, अब ये दैट वाला लगा दिया तो दैट तो लगाना नहीं है। अब आप बताओ कि दूसरे में और तीसरे में कौन सा होना चाहिएगा, आ सेफर प्लेस या आ सेफेस्ट प्लेस? तो भाई देखो, जब ये सेफेस्ट सुपरलेटिव डिग्री होगी ना, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले आ नहीं लगता, क्या लगता है? द लगता है। तो इनका भी काम खत्म हो गया। अब आपके पास क्या बचा हुआ? एक पहला वाला ऑप्शन है, लगा दो, ठीक, 19 पे हो गया। अब आ जाते हैं आप क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या करना है, आपको एरर बतानी है। लिखा है द यंग लर्नर्स वर डिवाइडेड ऑन ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज। जो यंग लर्नर्स थे उनको उनकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। तो सबसे पहले आप ये देखो कि डिवाइड के साथ हम कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं। डिवाइड के बाद हम एक तो लगाते हैं इनटू, ठीक है। जब कई पीसेज में, कई ग्रुप में, कई टुकड़े में डिवाइड किया, जैसे मान लो हम ये कहते हैं कि उसने अपनी प्रॉपर्टी को 2 पार्ट में बांटा, तो क्या लगा? डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। बच्चों को 3 ग्रुप में बांटा गया तो चिल्ड्रन वर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स हो जाएगा, तो ये होगा। और कभी हम लगाते हैं इसके लिए बिटवीन। बिटवीन का मतलब क्या हुआ? जब 2 लोगों में बांटा जाए, तो जैसे हम कहें कि द ओल्ड मैन डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन हिज 2 सन्स, बिटवीन हिज 2 सन्स, 2 बेटों में बांटा तो बिटवीन, और 2 हिस्से में बांटा तो इनटू। डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी इनटू 2 पार्ट्स इनटू 2 शेयर्स, तो इनटू लगाएंगे, और इनटू 2 सन्स, 2 बेटों में बांटी तो बिटवीन 2 सन्स, और 2 से ज़्यादा हुए तो क्या लगा देना? अमंग लगा देना, ठीक है, ये हो जाएगा। 2 लोगों के बीच बिटवीन, 2 से ज़्यादा लोगों के बीच अमंग, और 2 से ज़्यादा टुकड़े में बांटा तो इनटू, ठीक है। शेयर, पीस, पार्ट्स, ठीक है, ग्रुप्स ये होता है तो इनटू लगता है। तो ये जो आन है, आन नहीं लगेगा, वहाँ इनटू लगेगा, ये लगा डिवाइडेड ऑन, आपका थर्ड वाला आंसर सही हो जाएगा। आगे आ जाओ 21 से लेकर के, तो 21 से 25 तक कहानी वही पुरानी है। चलो पढ़ के हम सीधे सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं कि टन्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर प्रोड्यूस्ड, मतलब टनों, बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। ध्यान देना, प्रोड्यूस किए जाते हैं, प्रोसेस किए जाते हैं, एंड डैश ऑन अ डेली बेसिस सो दैट वी कैन बाय देम फ्रेश। और क्या किया जाता है? प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है और पहुंचाया जाता है कहाँ पर? फुटकर दुकानों तक, जहाँ ताकि हमको रोज़ फ्रेश मिल सके। तो फर्स्ट नंबर, ये जो पहला फिलर है यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पहुंचाया जाने के लिए क्या लगेगा? डिलीवर्ड। यहाँ पे वहाँ पहुंचाया जाता है, डिलीवर्ड। तो यहाँ क्या लिखा है? शिप्ड या डस्टेड या क्लिप्ड। ये स्लिप्ड और क्लिप्ड और डस्टेड नहीं होगा, क्या होगा? शिप्ड। एक दिन ये और आ चुका है, इसके पहले मैं बता चुका हूँ कि जब कोई चीज़ जब डिलीवर की जाती है, माल पहुँचाया जाता है, तो उसके लिए शिपिंग यूज़ किया जाता है। जैसे आप लोग ऑनलाइन कोई चीज़ मंगाते हैं तो कहते हैं ना वो शिपिंग, उसके शिपिंग चार्ज लगी है या उसको शिपिंग किया जा रहा है, ऐसे ही। आगे लो, अब यहाँ से देखो, यहाँ लिखा है कि मेनी ऑफ दीज पीसेज ऑफ प्रोड्यूस, ये जो उत्पादन के बहुत सारे पीसेज हैं, हाउएवर नेवर मेक इनटू स्टोर्स, तो हमेशा स्टोर तक नहीं पहुंच पाते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं। ऐसा क्यों होता है कि दिस इज बिकॉज मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सच एज एप्रिकॉट, बहुत से फल और वेजिटेबल ऐसे होते हैं। अब उसमें एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कि एप्रिकॉट हो गया, जैसे मशरूम हो गया, जैसे लेट्यूस हो गया, जैसे पियर्स हो गए, ठीक है। तो लिखा है कि डैश ब्राउन या स्पॉइल ओवर टाइम, वो
मतलब ब्राउन हो जाते हैं। तो यहाँ क्या होता है, दूसरे नंबर पे कलर चेंज होने वाला कोई वर्ड आना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, टर्न या चेंजेस ब्राउन या टर्न ब्राउन, तो बदल जाते हैं। टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट होगा, क्योंकि एक प्रक्रिया लिखी जा रही है, पूरा पैसेज प्रेजेंट में है, कुछ भी पास्ट में नहीं जा रहा। तो बहुत सारे फल ऐसे होते हैं जैसे एप्रिकॉट, मशरूम, लेट्यूस, ये सब होते हैं, तो ये क्या होते हैं, ब्राउन हो जाते हैं या स्पॉइल, मतलब ज़्यादा समय बीतता है तो ये खराब हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि दिस रिएक्शन इज आल्सो डैश एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, इस तरह का जो रिएक्शन होता है उसको कहा जाता है। तो यहाँ इज आल्सो, तो यहाँ पे थर्ड पे क्या लगाओगे, इज आल्सो नोन या कॉल्ड, इसको ये कहा जाता है। ठीक है, आल्सो नोन, वैसे कॉल्ड कम ठीक है, नोन ज़्यादा ठीक है, अगर नोन नहीं मिलेगा तो कॉल्ड लगाएंगे। इसको इस तरह से बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कॉल्ड भी चल जाएगा क्योंकि लिखा है एंजाइमेटिक ब्राउनिंग कहा जाता है इसको। ठीक है, तो कॉल्ड भी चलेगा। एंड इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉज ऑफ डैश इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और ये बहुत बड़ा कारण है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को बर्बाद करने का, मतलब उसको ख़राब कर देता है। इवन दो इट डज नॉट मेक द फूड हार्मफुल टू ईट, हालांकि ऐसा हो जाने से जो फूड है वो खाने में हार्मफुल नहीं होता, मतलब खाने में नुकसान नहीं करेगा, लेकिन उसका कलर चेंज हो जाता है, तो करीब दुकानदार का तो बर्बाद हो गया। आगे लिखा द नेम एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, जो एंजाइमेटिक ब्राउनिंग है ये नेम कहाँ से आया, अच्छा ये नाम है तो कॉल्ड हो जाएगा। कम्स फ्रॉम द डैश, ये इस बात से आता है दैट एन एंजाइम विद इन द फ्रूट टर्न्स द फ्रूट ब्राउन, वो किसी फ्रूट को ब्राउन कर देता है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे लिखा है ना टर्न्स द फ्रूट ब्राउन, ये टर्न आया, तो हम अपने ये वाला जो दूसरा वाला है यहाँ पे हम क्यों ना यही टर्न्स उठा के फिट कर लें। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जब राइटर ने वहीं पर उसी सेंस में कोई वर्ड यूज किया है तो हम भी करेंगे। ठीक, तो दो, यही तो आपका हो गया काम। पहला हम लोग ऑलरेडी भर चुके हैं, क्या होगा, शिफ्ट होगा। दूसरा हम अब ये मिल गया हमको कि टर्न लगाएंगे। चलो आगे देख लेते हैं क्या करना है आपको, देखने से क्या हर्ज है। ये रहा, तो दूसरे में क्या ये वाला है ना पियर, क्या होता है, टर्न, ये लिखो, ये लिखा है टर्न, तो यही वाला लगाएंगे क्योंकि ये वहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है, तो हम यही वाला लगाएंगे। अब तीसरे नंबर पे आ जाओ। ठीक है, तीसरा नंबर आपका है ये वाला, ये यहाँ पर, तो दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन को इस नाम से जाना जाता है या इस नाम से बुलाया जाता है। तो नोन बिकम एज तो होगा नहीं, सेइंग एज होगा नहीं, पास्ट एज होगा नहीं, कॉल्ड एज, या तो नोन एज करते हैं तो कॉल्ड एज, नोन एज नहीं दिया है तो फिर आप कॉल्ड एज ही लगाइए, और कुछ ऑप्शन भी नहीं आपके पास। तो आ जाइए 25 पे। ठीक है, तो 25 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 24 है, फिलहाल नंबर 4। तो यहाँ पे क्या लगाओगे, कॉज ऑफ क्या है, तो ये मतलब फलों को या सब्जियों को नष्ट कर देने का सबसे बड़ा कारण है। तो करप्शन आदमी होते हैं ना, फल सब्जी थोड़े होगा। अबलेज हो गया, चमक के लिए लगेगा नहीं, काइंडल भी यहाँ यूज नहीं होगा, क्या होगा, स्पॉइलेज, उनकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण हो जाता है। तो आ जाओ आखिरी वाले फिलर में भाई, आखिरी वाला नंबर ये वाला है 5 वाला। तो 5 नंबर पे क्या भरना है आपको, लिखा है कि ये द नेम, ये नाम कहाँ से आता है, कम्स फ्रॉम द डैश दैट, कम्स फ्रॉम द क्रेज दैट की कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट, हाँ फैक्ट, इस बात पर वो नाम रखा गया। फेकेट का मतलब क्या होता है, मुखौटा, फेकेट क्या होता है, मुखौटा। तो किसी उखौटे से नहीं आया है ये, ना तो सेप से आया है, क्या है, इस बात से, इस फैक्ट से आया, क्योंकि आगे एक फैक्ट बता रहे हैं ना कि एन एंजाइम विद इन द फ्रूट टर्न्स द फ्रूट ब्राउन, ये एक फैक्ट है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, इस फैक्ट से ये नाम आया है, फैक्ट हो गया, क्लियर हो गया। तो आपको आज ये सेट नंबर 8 था हमारा, मतलब सेट नंबर 8 और 10 तारीख का चौथा सेट था। तो मतलब हम 2 दिन का पेपर, 9th का और 10th मार्च का पेपर हम लोग पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगला है हमारा 13 मार्च का। 8 हम लोग कर चुके, तो इसका मतलब हमारे पास कितने बचे होंगे, अब 28 बचे हुए हैं पेपर, क्योंकि 36 हैं, 8 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। यूँ ही देखते देखते ये 28 भी ख़त्म हो जाएंगे, और बहुत पहले आपके एग्ज़ाम से काफ़ी पहले ख़त्म कर दूँगा मैं। ठीक है, तो अब आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं।
आप अपनी राय के साथ हमको कमेंट करिएगा और आपको ये सेशन कैसे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो और लोगों को भी शेयर करिए भाई, उन लोगों को भी बताइए कि कहीं पे ठीक ठाक डिस्कशन कराया जा रहा है। मैं ये तो नहीं कर रहा हूँ मैं दुनिया में सबसे अच्छा करा रहा हूँ, लेकिन हाँ ये ज़रूर यकीन है कि ठीक ठाक करा रहा हूँ। अगर आपको पसंद आ रहा है तो दूसरों को भी बताइए, उनका भी फ़ायदा हो, ठीक है। और अगर कहीं इससे बेहतर पढ़ रहे हो तो फिर बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो कोई बात ही नहीं, तो कहना ही नहीं। जो सबसे अच्छा पढ़ाई, जो बढ़िया लगे आपको, जहाँ से आपका फ़ायदा हो, ठीक है, वहाँ पे करिए, जिसका समझ में आए। क्लियर। तो चलिए फिर मिलते हैं कल वाले डिस्कशन में। 13 मार्च का पेपर होगा, तो उसके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ हम लोग करेंगे। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।